तो चलिए आज बात करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की। ये कहानी है जबरदस्त महत्वाकांक्षा की और साथ ही एक सम्राट के दिल दहला देने वाले पछतावा की। तो सवाल ये उठता है कि प्राचीन दुनिया का एक सबसे बेरहम विजेता आखिर शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब कोई एक सम्राट नहीं था, बल्कि भारत एक ऐसी बिखरी हुई जमीन थी जिसे कोई भी जीत सकता। और यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी साझेदारी की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, ईसा से लगभग चौथी सदी पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। लेकिन इन सब में एक ताकत सबसे ऊपर थी, मगध का नंदवंश। शक्तिशाली तो बहुत थे, पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। और बस उनके पतन के साथ एक नए दौर की शुरुआत का मंच तैयार हो गया। और ये बदलाव लाया किसने? एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकारों में से एक, चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर नंदों को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की नींव रखी। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने इतने बड़े इलाके को संभाला कैसे? भारत का पहला असली साम्राज्य, ये एक बहुत बड़ी और जटिल मशीन की तरह था। इसे चलाया कैसे गया? इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कह सकते हैं चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से आया था। कमाल की बात यह है कि ये किताब आज भी राजनीति और शासन को समझने वालों के लिए एक गाइड की तरह है। इसमें एक कामयाब राज्य की 7 सबसे जरूरी हिस्से बताए गए थे। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं थीं, इसे असल में लागू किया गया। एक बहुत बड़ी और व्यवस्थित नौकरशाही बनाई गई। सोचिए, टैक्स वसूलने से लेकर सरकारी खेतीबाड़ी तक हर चीज को संभालने के लिए खास अफसर तैनात थे। और इस पूरे सिस्टम को ताकत किससे मिलती थी? एक बहुत बड़ी सेना से और एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क से। इससे ये पक्का हो जाता था कि सम्राट का हुक्म साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचे और माना भी जाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त के पोते अशोक के दौर में चलते हैं। और यहीं पर कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जहां हिंसा की जगह करुणा ले लेती है। जब अशोक राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपने दादा और पिता की ही नीति अपनाई, यानी युद्ध के जरिए साम्राज्य को और बड़ा करना। लेकिन उसके राज के 8वें साल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो था कलिंग का युद्ध, एक बेहद क्रूर और खूनी लड़ाई। कहते हैं कि इस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस तबाही ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिला दिया। अशोक को इस बात का इतना गहरा अफसोस हुआ कि उसने अपने दिल की बात पत्थरों पर खुदवा दी ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। उसने ऐलान किया कि अब से वो जमीनें नहीं जीतेगा, बल्कि लोगों के दिल जीतेगा, नैतिकता के रास्ते पर चलकर। उस खून खराबे को देखने के बाद अशोक ने राज करने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका अपनाया। उसने भेरी घोष की नीति छोड़ दी। भेरी घोष मतलब युद्ध के ढोल बजाकर जीत हासिल करना। और इसकी जगह वो ले आया धम्म घोष, यानी धम्म या नैतिकता के रास्ते पर चलकर जीत हासिल करना। अब ये धम्म क्या था? ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि अच्छे आचरण का एक कोड था, एक ऐसा तरीका जिससे पूरे साम्राज्य में शांति और भाईचारा बना रहे। इसकी बुनियाद थी अहिंसा, सहनशीलता और बड़ों का आदर करना। अपने इस संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उसने धम्म महमत नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए। और तो और वो इस रास्ते पर कितना यकीन करता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने बेटे बेटी को भी धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। और उसके शासन की ये सोच आज भी हमारे साथ है। सारनाथ में अशोक के बनाए स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है, वही तो आज हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सीधे तौर पर उस प्राचीन दौर को आज के भारत से जोड़ता है। लेकिन जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, मौर्य वंश का भी एक दिन अंत हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद जो भी शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। इतना बड़ा साम्राज्य संभालना वैसे ही मुश्किल था, ऊपर से खजाने पर भी बोझ बढ़ रहा था। धीरे धीरे केंद्र की पकड़ प्रांतों पर कमजोर पड़ने लगी। और फिर वो आखिरी दिन आया, करीब 185 ईसा पूर्व में।
आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इसी धोखे के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। और यहीं पर मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार के दम पे बना हो, वो सिर्फ शांति और नैतिकता की नीति से टिका रह सकता है? ये ताकत और आदर्शों के बीच के उस महीन संतुलन का सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।